हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार सेशन आप लोगों के बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 100 क्वेश्चंस उसकी व्याख्या के साथ में, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वाला सेशन आप लोगों का केवल बिहार 7th फेज के अंदर में नहीं, बल्कि आप कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप कल जाके DSSS भी देना चाहो, वहां पर में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। कल जाके आप लोग मान लीजिए कि कोई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहो, वहां पर में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और उसको आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोगों को ये लेक्चर पूरा देखना है। जो बच्चा ये पूरा लेक्चर देखेगा उसको एक टेस्ट मिलेंगी, ठीक है? वो टेस्ट को जाकर आप लोग अटेम्प्ट करोगे और आप देखोगे कि आपने कितनी चीजें सीखी, आपकी रिवीजन भी हो जाएंगी साथ ही साथ। लेकिन जो बच्चा पूरा लाइव इस सेशन को देखेगा लाइव, उसको वो टेस्ट की लिंक मिलने वाली है, ठीक है? इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को बीच बीच में पोल्स भी मिलते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर में जो बच्चे लाइव रहेंगे वो पोल के थ्रू भी यहाँ पर में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये देखने के लिए कि कितना आप लोग कर पा रहे हो। ओके, चलिए, जहां जहां संभव होगा वहां पर मैं पोल भी आप लोगों को देता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर मैं स्टार्ट किया है, ओके, और जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, आप लोगों ने 1500 प्लस लाइक्स कर दिए हैं, 1000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर मैं लाइक का बटन भी जल्दी से दबा देंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको पूरा टॉपिक वाइज आप लोगों का जो कोर्स है उसके अंदर में भी कवर किया हुआ है, चल रहा है उसके अंदर में। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग 7611101101 के ऊपर में कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपके पास में 9697888844 जो नंबर है उस पर भी आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो। वहां पर में पूरा का पूरा आपका कोर्स चल रहा है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसने इसका नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दी अबव। तो अब देखिए आप लोगों का यहाँ पर में पोल जो है वो आ गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर में 5 ऑप्शंस नहीं आते आप लोगों के पोल के अंदर में, लेकिन जहां जहां पर में संभव हो पाएगा वहां पर में हम लोग इसको कोशिश करेंगे। अगर आपका आंसर आपको लगता है ई है तो वो आप कमेंट में आंसर करना फिर, ठीक है? अगर आपको लगता है ई है तो ऐसा रखते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रक्रिया को। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। हम लोगों को आज 3000 क्रॉस करना है। सभी लोग एक साथ जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे और शेयर कर देंगे। आप बारदोली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, 1928 में गुजरात के अंदर में इसका नेतृत्व किया था। गुजरात के अंदर में, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, गुजरात के अंदर में इसका नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हो 67 BPSC 2021 की जो री एग्जाम हुई थी उसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बारदोली सत्याग्रह को बताना चाहूंगा। 1928 में हुआ था। एक पहला पॉइंट ये याद रखेंगे आप लोग, 1 नंबर यहां मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है? बारदोली सत्याग्रह के अंदर में आप लोगों को यह याद रखना है कि किसानों के ऊपर में 30% टैक्स बढ़ा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो किसान थे उनका साथ दिया, विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, और फाइनली फ्रेंड्स मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बनाया गया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, जिसने बोला कि भाई, जिसने ये बनाया था 30% का टैक्स लगाया था, बढ़ा दिया था किसानों के ऊपर में, उसको बोला बुड़बक है क्या तू? समझ नहीं आ रहा कि किसान यहाँ भूखे मर रहे हैं, वो कहां से 30% का एक्स्ट्रा टैक्स देंगे, ठीक है? उसको कम करो। और फाइनली जो है फ्रेंड्स, इसको कम करके 6.03% किया गया। जो इंक्रीज था उसको 6.03% किया गया। कहा 30% और कहा 6.03%। आप देख रहे हो यहाँ पर में, इस तरीके से इसको कम कर दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह बिल्कुल सफल रहा। और वहीं पे फ्रेंड्स, जो इसी के तहत यहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी, यहाँ कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में जो देख रही है। बारदोली की महिलाएं जो है उन्होंने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। और इस उपाधि को पॉपुलर किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है? चलिए, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर में। ओके, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पर में दी थी, और फिर गांधी जी ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज भी हम सरदार पटेल ही बोलते हैं, चल रहा है काम।
ओके चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और आप देख सकते हो जो री एग्जाम थी उसके अंदर मैं आया था, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 2000 के करीब बच्चे हो चुके हैं, 2000 के लाइक के करीब भी हम पहुंच गए। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा घटना किस राज्य में है? चौरी चौरा, तो चौरी चौरा कौन से राज्य के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। तो चौरी चौरा आप लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। चौरी चौरा नाम की जगह उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर में आपको मिलेंगे, गोरखपुर के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में। और यहां पर में क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। गांधी जी ने कहा था कि कोई अहिंसा नहीं करनी है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। बट यहां पर में भीड़ अहिंसक हो गई, एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे, 22 पुलिस वाले जो है वो जिंदा जल गए। तो गांधी जी को आया थोड़ा सा गुस्सा कि बोले यार मैंने तुमसे कहा था कि हिंसा नहीं करनी है। तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी घटना के कारण वापस लिया गया था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद में वापस ले लिया गया था। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके चलिए, चौरी चौरा कहां पर में है? उत्तर प्रदेश के मैप के ऊपर में आप देखना चाहोगे, ये देखिए यहां पर में मैप है उत्तर प्रदेश का। यहां गोरखपुर के अंदर में है चौरी चौरा नाम की जगह। बिहार से बहुत सारे लोग होंगे आप लोग, तो यहां देख सकते हो ये है चंपारण, उसके पास में यहां पर में गोरखपुर जिला है। तो यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर में आप लोगों का, ठीक है, चौरी चौरा नाम की जगह है गोरखपुर के अंदर में। ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों ये क्वेश्चन करना जरूरी है। इसका पोल की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग समझो। यहां पर में ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आप लोगों का? ये क्वेश्चन पूछा गया था 67 बीपीएससी 2021 में, जो निरस्त हो गई थी आपकी। कितना इजी क्वेश्चन था। यहां पर में आप देखिए कि किसने लाहौर सेशन की प्रेसिडेंटशिप की थी 1929 में। 1929 का कांग्रेस का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना ही रखना है। उसमें कोई यहां पर मैं आप लोगों के लिए वो चीज नहीं है कि भाई याद करे नहीं करे। 1929 के अंदर में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये 67 बीपीएससी 2021 में, जो कि कैंसिल हो गई थी, उसमें पूछा गया। अब ये लोगों ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां पर मैं आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे 1929 में लाहौर अधिवेशन के। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, वही एग्जाम 67 बीपीएससी 2021 जो री एग्जाम हुई, इसको कैंसिल करके उसमें फिर से उसी से क्वेश्चन पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? अरे भाई वही तो है 1929 का सेशन, जिसके अंदर में पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 1929 के लाहौर सेशन के अंदर में। तो कुछ नहीं किया उसने, उसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, कि भाई क्वेश्चन आपके वही बनने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, बीपीएससी ऐसे वर्क करता है, प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया मैंने। पूरा रात भर रिसर्च किए, रात रात भर बैठकर मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके आधार पर पढ़ा रहा हूं। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होने वाला है। ठीक है चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को कांग्रेस सेशंस भी मैंने कराए हुए हैं। आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऊपर में यहां पर में जाके देख सकते हो, या फिर बिहार जीके बाय दानिश सर या जीके बाय दानिश सर आप लोग सर्च करोगे, आपको मिल भी जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? यहां पर मैं बोला है निम्न में से कौन मध्यम राष्ट्रवाद का हिस्सा थे? मध्यम राष्ट्रवाद या फिर मॉडरेट नेशनलिज्म, इसका मतलब वो नरम दल के नेता थे। ठीक है, नरम दल, और कुछ लोग थे जो गरम दल के नेता थे। कांग्रेस दो पार्ट में बटी हुई थी एक्चुअल में। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो दो पार्ट में बटी थी, नरम दल और गरम दल। जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, हमें हो हंगामा करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी, बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी अधिकार मिलेंगे। नरम दल वाले लोग थोड़े से शांति प्रिय लोग थे। इनका मानना था कि नहीं जी, ठीक है, कांग्रेस को बंद कर देंगे वो लोग, नहीं तो हमें प्यार से काम करना है, प्यार से काम करवाना है। तो नरम दल वाले लोग, आपको बता दूं दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे। बाल गंगाधर तिलक कौन से वाले थे? ये आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों का जो है यहां पर में सेट हो जाएगा पूरा का पूरा। बाल गंगाधर तिलक, आपको क्या लगता है? बाल गंगाधर तिलक जो है ना, उनके अखबार पढ़ोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई यार किसने कितना मार दिया यार, कितना सुझा दिया पूरी बॉडी यहां पर में अखबार में लिख लिख के। ऐसा लिखते थे वो। पहले व्यक्ति भारत के जिनको अखबार लेखन, पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी, बाल गंगाधर तिलक थे। 6 साल तक मांडले जेल में थे। तो बताओ ये नरम दल के हो सकते? ये नरम दल के हो सकते? ये एक्सट्रीमिस्ट थे?
बाल गंगाधर तिलक, और ये बहुत बड़े वाले अति लेवल के एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो जहां जहां पर में दो है उसको काटो, पहले काटो, निंजा टेक्निक काटो, ऑल आर करेक्ट में भी काट दो, दो तो है ही उसी के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आपको पता है दादा भाई नौरोजी को तो आप पहचानते ही होंगे, मतलब पहचानते नहीं होंगे, जानते होंगे, नाम सुना होगा, नहीं तो कौन सा आपके पड़ोस में रहते पीछे वाले गली में आपके अंकल, ठीक है, नेहा के दादाजी, ठीक है, ऐसा थोड़ी है वो। दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा आपने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि आपके यहां पर में जो एस सुब्रमण्यन अय्यर है, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। कितने लोगों को यह बात पता थी? इसी वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को कि भाई यहां पर में जो भी बन सकता है आपका सारे के सारे करवा दे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाए तो एस सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और नरम दल के थे ये, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक बार देखिए, जहां पर मैं जितने भी यहां पर 2500 के करीब लोग देख रहे हैं, सभी के सभी लोग एक साथ लाइक का बटन दबा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि हमारा 3000 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट हो जाए यहां पर में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, ये सब क्या एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। बाकी ठीक है, आप लोगों के दादा भाई नौरोजी, एस सुब्रमण्यन अय्यर, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह, ए.ओ. ह्यूम, ये सब क्या है मॉडरेट लोग थे, नरम दल वाले लोग थे ये लोग। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, और आपके देखिए किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना आप लोग। और आपको जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से, पूरा का पूरा लेक्चर, उसको टेस्ट मिलने वाली है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको, ठीक है। और पोल केवल लाइव वाले बच्चे ही दे पाएंगे यहाँ पर में, जो आप लोगों का इसमें आ रहा है। अगर ई आंसर होगा तो वो कमेंट में आप लोग, मतलब वहां पर में आंसर ना करके ई की आप लोग झड़ी लगा देना, अगर ई आंसर कहीं पे रहा तो। ओके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में ये रैयत शब्द मेरे को बड़ा प्यारा लगा, ठीक है। तो रैयत शब्द क्या है ये भी बता दो मुझे, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत या फिर रियोत इसको बोलते हैं। तो रियोत या रैयत जो है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है किसान। और इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में, अंग्रेज लोग डायरेक्टली किसानों से जाकर टैक्स वसूलते थे, खुद जाते थे, अपने अधिकारी नियुक्त करते थे और उनसे जाके टैक्स वसूल करके लेकर आते थे, खुद जाकर डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट किया था इन्होंने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है फ्रेंड्स, ये व्यवस्था आपकी मद्रास के अंदर में लागू हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, मद्रास के अंदर में। अलेक्जेंडर रीड नाम के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1792 में इसको मद्रास में ट्राई किया था, टीपू सुल्तान के इलाके में। और पूरे मद्रास के अंदर में इसको लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। थॉमस मुनरो जो था, मुनरो ये मद्रास का गवर्नर था, उसने जो है पूरे के पूरे मद्रास प्रांत के ऊपर में उसको लागू कर दिया था साउथ इंडिया में। मद्रास प्रांत मतलब कौन सा? अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, इसको, ये वाले इलाके को मद्रास प्रांत कहा जाता था साउथ इंडिया में, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में भी आंसर्स करते रहिए, बहुत मजा आ रही है पढ़ाने में, और आप लोगों का यही से पेपर बनेगा। मैंने पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं आपको कि कहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता चलूंगा मैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ये बात 1820 की है आप लोगों की, जब मुनरो ने इसको पूरे मद्रास प्रांत के ऊपर में लागू कर दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? ऑल इंडिया हरिजन संघ, या फिर इसको हरिजन सेवा संघ भी कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि किसने इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया हरिजन संघ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, और आप लोग देख सकते हो कि आपके एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो हरिजन सेवक संघ जो है आपका, इसकी स्थापना 1932 के अंदर में महात्मा गांधी ने की थी, ये याद रखना है हम लोगों ने। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो ये हरिजन सेवक संघ है, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था जब ऐसी बात फैल गई थी कि गांधी जी दलित विरोधी है। गांधी जी ने जो दलित लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने वाला था अंग्रेजों के द्वारा, गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी और वो सेपरेट इलेक्टोरेट को कैंसिल करवा दिया। तो दलितों के बीच में बहुत गलत संदेश चला गया महात्मा गांधी को लेकर। तो महात्मा गांधी ने उस समय में क्या किया था, ऑल इंडिया हरिजन संघ, जिसको हरिजन सेवक संघ नाम दे दिया गया बाद में,
ठीक है, उसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर में मिलेगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आज भी है, हरिजन सेवक संघ का। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब की थी ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी को हरिजन सेवक संघ भी कहा जाता है, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, हरिजन सेवक संघ तो हरे कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे बेसिकली मैं जोक अपार्ट में आपको बता दूं, हरिजन बेसिकली यहाँ पर में दलित लोग जो है ना, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया था गांधी जी ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 2650 लोग हो चुके हैं। जल्दी से एक साथ सारे के सारे लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे, 3000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पेड में ये सारी की सारी चीजें, काफी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें बची है, वहां पर मैं भी मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो जो बच्चे वहां जुड़ के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ चीजें हुई हुई है, जो चीजें आगे में बची हुई है वो भी मैं करवाने वाला हूं पेड के अंदर में, इन सारी चीजों को। नाउ इस ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, अरबिंदो घोष, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, यहां पर मैं बोला है इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस से भी पहले इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना तो हुई 1885 में। ठीक है, उससे भी पहले हुई थी इसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर में, और इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको प्यार से पता है आप क्या बोलते थे? सरेंडर नॉट बैनर्जी। किसी के सामने सरेंडर नहीं करते थे। एक बात अड़ गए तो अड़ गए भाई, मेरे मुर्गे की एक ही टांग तो मेरे मुर्गे की एक टांग, बस अड़ गए तो अड़ गए वाला काम था इनका। कोई बात को लेकर अड़ गए तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको सरेंडर नॉट बैनर्जी भी बोलते थे प्यार से इनके दोस्त लोग। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सरेंडर नॉट बैनर्जी भी इनको कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कब हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? मैं आपको लिए फिर से लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग मेरे साथ में। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी 1876 में, ये भी लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इंडियन एसोसिएशन, बाद में इसका मर्ज कर, एक क्वेश्चन बताओ आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, बहुत कम लोग इसके ऊपर में ध्यान देते हैं। इंडियन एसोसिएशन को मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर में। पता है कौन से साल में मर्ज किया गया था? कोई बता सकता है मुझे? कांग्रेस में कब मर्ज कर दिया गया था इसको मर्ज कर दिया गया था इसके 10 साल बाद, 1886 के अंदर में, 1886 के अंदर में कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि भाई कांग्रेस में इसको कब मर्ज कर दिया गया था? 1886 में इसको कांग्रेस में मिला दिया गया था इंडियन एसोसिएशन को, उसके जन्म होने के 10 साल के बाद में। ऐसा याद रख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां पर में 1905 में, देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक करा रहा हूं जिस पर क्वेश्चन बनेंगे, रिवीजन कर लो, अभी मौका है, बाद में पछताना नहीं कि काश उस समय जब दानिश सर करा रहे थे इतनी एनर्जी से, पूरी जान लगा दी थी, रात भर जाग के सेशन बनाया और फिर भी पूरी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सोए नहीं उसके बाद में भी, काश उस समय हमने भी मेहनत कर ली होती तो शायद जॉब लग जाती। उस समय नहीं आना चाहिए ये आप लोगों के मन में काश वाली फीलिंग, अभी कर लो मेहनत पूरी की पूरी अच्छे से। ठीक है, तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, किसने की थी? तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना की थी, भारत के अंदर में समाज सुधार के काम करने के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे को गोपाल कृष्ण गोखले जी से एक और चीज याद आ रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन जो था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बनारस के अंदर में। ठीक है, बनारस में, ये याद रखेंगे आप लोग, बनारस में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे ये 1905 के अंदर में, ये भी याद रखना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए 1905 का साल बहुत अच्छा था। जैसे आप लोगों के लिए नहीं होता है कि कभी कभी सोचते हैं यार मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल कौन सा था। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे, लड़कियां सोचेंगी कि यार जिस साल हमारी शादी हुई थी ना वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल था, और लड़कों से पूछेंगे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा साल कौन सा था? जब तुम फर्स्ट डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी ना, और वो 2 महीने में बढ़िया अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था, मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा साल था। मतलब पर्सपेक्टिव देखिए अलग अलग लड़कों और लड़कियों का। ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 बड़ा अच्छा गया शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने देकर आए थे? एक्चुअली में गांधी जी जो है 1916 का कांग्रेस सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है, लखनऊ गए थे, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ गए थे। तो 1916 के लखनऊ सेशन के अंदर में राजकुमार शुक्ल उनके पास आते हैं, गांधी जी के पास में, बोलते गांधी जी, ओ गांधी जी सुनो ना एक बात, थोड़ा सा साइड में आते, क्या एक बात करनी थी तुमसे। गांधी जी बोले क्या हुआ भाई, कौन हो तुम, क्या करना है?
लेके गए होंगे उनको साइड में, उन्होंने बोला होगा यार देखो बात कुछ ऐसी है ना, मैं आया हूँ बिहार से, चंपारण से, वहाँ पर मैं ना हम लोगों से जबरदस्ती जो है वो नील की खेती कराते हैं। वहाँ 3 कठिया सिस्टम है गांधी जी। आपने दानिश सर का लेक्चर देखा था क्या? दानिश सर ने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था 3 कठिया सिस्टम के बारे में। गांधी जी ने दानिश सर ने बताया था कि 3 कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि जितना भी आपका खेत है उसको 20 हिस्सों में डिवाइड करो, उसमें से 3 हिस्सों के अंदर में कम से कम आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो दानिश सर का लेक्चर देख लेना गांधी जी, और आप आ जाना हमारे पास में। ठीक है, तो गांधी जी फिर दानिश सर का लेक्चर देखने गए होंगे, उन्होंने समझ लिया 3 कठिया सिस्टम क्या होता है। 3 कठिया सिस्टम मतलब होता है कि 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों के ऊपर में नील की खेती करनी है। ठीक है, और जबरदस्ती करनी है। गांधी जी को आया गुस्सा, बोले यार दानिश सर ने सही समझाया था यार, और ये तो बहुत गलत बात है, ऐसी करना है। तो फिर यहाँ पर में गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के उनके बुलावे के ऊपर में 1917 में चंपारण गए आंदोलन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो घटना हुई थी पूरी की पूरी, ये याद रख लेना आप लोग बस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 कठिया सिस्टम मतलब ये याद रखना है आपने, 20 में से 3 वाला भाग। ओके, कितने लोगों ने देखा था वो सेशन जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को? तो यार अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लोग जाकर देख लेंगे। बिहार जी के बाय दानिश सर, एसएसटी बाय दानिश सर आप लोग सर्च करेंगे, या टीचिंग परीक्षा के ऊपर में चैनल पर भी सारे लेक्चर पढ़े, करंट अफेयर के सेशंस पढ़े, वो भी देख लेना आप सभी के सभी लोग। नाउ बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी के सभी लोग देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में हम लोग 3000 से केवल और केवल 40 कदम दूर है। ठीक है, सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर में वो पहुंच जाएगा। सारे के सारे लोग लाइक का बटन दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जितने भी लोग बचे हुए सब्सक्राइब करने के। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना है, और कमेंट में आंसर, सभी लोग कमेंट्स में आंसर करते रहो, याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। बिहार छात्र परिषद, इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? कब की थी यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिहार छात्र परिषद की स्थापना 1906 में की थी, और राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। और मैंने कहा था आपसे कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा आप लोगों को, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 1906 के अंदर में फ्रेंड्स बिहार छात्र परिषद की स्थापना की। बिहार छात्र परिषद का 1921 का जो सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हजारीबाग के अंदर में हुआ था आपका। हजारीबाग जो है फ्रेंड्स आज आपका ऑब्वियसली आपको पता है झारखंड के अंदर में पड़ेगा, तो हजारीबाग के अंदर में किया था उन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन या बिहार छात्र परिषद का सम्मेलन। 16वां अधिवेशन था ये, और श्रीमती सरला देवी इसकी अध्यक्षा थी। सरला देवी मतलब एक महिला अध्यक्षा बनी थी इसकी। तो 1921 में बिहार छात्र परिषद का सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहां पर, मैं ये समझ लो बात। ठीक है, इससे पहले भी कई बार प्रूफ कर चुका हूं कि जो बात मैं फोर्स करके या फिर आपको स्ट्रेस देके बता रहा हूं जिस चीज के ऊपर में, मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के बता रहा हूं, बस आप समझ लो कि दानिश सर ने बोला है तो मतलब सही बोला है करके बस। ठीक है, तो याद रखना है श्रीमती सरला देवी ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है यहां पर में। उसके बाद में फ्रेंड्स 1928 में मोतिहारी के अंदर में आप लोगों का बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना, तो बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1928 के अंदर में। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, बिहार युवक संघ। सभी लोग लिखे, सारे के सारे युवा लोग, चाहे आप लोग कितने भी उम्र के हो। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ पर में 40+ होंगे, वो भी मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ नियोजित शिक्षक है, ठीक है, जो अभी एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप भी दिल से तो जवान ही हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं वाला काम है। लिख दो यहाँ पर में कि राष्ट्र जो है बिहार के अंदर में बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। सभी लोग लिख देंगे। एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग। एक आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताओ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी क्यों गई थी। इन्होंने 1928 के अंदर में, ठीक है, साउंडर्स की हत्या कर दी थी, साउंडर्स की। ठीक है, साउंडर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी था जिसका हाथ था लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज करने में। लाला लाजपत राय जो थे ना, हमारे बिहार शेर पंजाब, पंजाब के शेर लाला लाजपत राय, उनकी लाहौर के अंदर में उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया गया था साइमन कमीशन का विरोध करते करते। तो लाठीचार्ज के अंदर में ये भी महाशय थे और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, ये भी थे साउंडर्स। इनकी हत्या कर दी थी उन्होंने लाहौर के अंदर में। तो इसके आरोप में लाहौर कांड भी इसको बोला जाता है, लाहौर कांड भी इसको बोलते हैं। तो लाहौर में इनकी हत्या कर दी थी, तो उसके आरोप में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को जो है फांसी पे लटका दिया गया था 23 मार्च, ठीक है,
1931 को। मेरा रंग दे बसंती चोला, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, ठीक है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने मुझे बुलाया है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को जो है उन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया था। कहाँ हुई थी फांसी? तो लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लाहौर सेंट्रल जेल, ये भी लिख लो आप लोग कहीं पे, ठीक है, कमेंट में लिख दो चाहे, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर में फांसी हुई थी इनको। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, पूरे की पूरी टीचिंग परीक्षा परिवार को यहाँ पर में, और हमारी सोशल आर्मी को यहाँ पर में कॉन्ग्रेचुलेशन की 3000 क्रॉस हो गए आप लोगों के, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी का, ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, बताइए। कानपुर में, बॉम्बे में, नागपुर में, कलकत्ता में, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए फाइनली एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में 1920 के अंदर में, कलकत्ता में सितंबर 1920 में प्रस्तुत किया गया था, बट ये वहां से पास नहीं हो पाया। फिर वापस से बैठे नागपुर में, नागपुर के अंदर में, ठीक है, दिसंबर 1920 के अंदर में, और यहां पर में वो फाइनली पास हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया। तो याद रखना आप लोगों ने, नागपुर सेशन के अंदर में 1920 में वो फाइनली पास हुआ था, फाइनल जो अप्रूवल था वो यहां से मिला था। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ओके। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको एक और चीज बता दूं फ्रेंड्स यहां पर में, ये कलकत्ता का सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे बता सकते हो आप लोग मुझे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। और यहां पर में जो नागपुर में सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी पता है? सी विजय राघव चारियर, लंबा चौड़ा सा नाम है उनका, सी विजय राघव चारियर, ठीक है। तो सी विजय राघव चारियर जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सी विजय राघव चारियर, मतलब पूरे मोहल्ले का नाम लेकर आए थे ये, ठीक है, सी विजय राघव चारियर, इतना बड़ा नाम था उनका, ओके। तो लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 के अंदर में जो स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ओके। स्पेशल सेशन था, ये रेगुलर सेशन था, ये स्पेशल सेशन था। मैं आपको बता दूं, ये नागपुर सेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, बट चित्तरंजन दास को जाके मत बोलना, नहीं तो बोलेंगे कि देखो मैंने उनकी चुगली कर दी आप लोगों के सामने, ठीक है। आपको पता है चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, बोला असहयोग आंदोलन ना चल बे, ठीक है, असहयोग आंदोलन। मैं नहीं मानता गांधी जी की बात को, गांधी जी बोल रहे सबका बहिष्कार करो, कोर्ट का बहिष्कार करो, अदरक लहसन सबका बहिष्कार करो, ठीक है, मैं नहीं मानता। फिर बाद में उनको मनाया गया, अरे यार चित्तरंजन देख ऐसा करेगा, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, मतलब जो भी हुआ होगा उन लोगों के बीच में, समझ जाओ आप। बाद में फाइनली जो है फ्रेंड्स, आपको पता है वो नहीं कि एक फूफा जी मान जाते हैं आपके, फूफा जी रूठ जाते हैं, फिर उनको मना के लाया जाता है, फिर उनको आगे कर दिया जाता है, तो वैसे ही वाला काम हुआ। चित्तरंजन दास ही थे जिन्होंने यहां पर में प्रपोजल रखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। मतलब देखो यार, मनाने की कला हो तो ऐसी हो वरना ना हो, ठीक है, कि यहां पर में मान नहीं रहे थे और यहां पर में खुद आके प्रपोजल देखे गए कि भाई मैं रख रहा हूं प्रपोजल करके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ाते। और बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया तो खुद ही रूठ भी गए कि क्यों बंद किया करके अभी, मतलब इतना ज्यादा मान गए थे वो, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में मैं आप लोगों से। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन नागपुर सेशन के अंदर में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप लोगों का, ओके, 19 दिसंबर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसके अंदर में प्रस्तुत किया था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। सरदार उधम सिंह ने, देखिए फ्रेंड्स, सरदार उधम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक मूवी भी आई थी उनके ऊपर में भी थोड़े दिन पहले, ठीक है, सरदार उधम सिंह के ऊपर में। जल्दी बताइए सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? पोल आप लोगों की तरफ में जा चुका है, काफी सारे लोग जो है फ्रेंड्स ए और सी के अंदर में लड़ाई चल रही है यहाँ पर मैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पोल के अंदर में बच्चों की ए और सी को लेकर लड़ाई चल रही है। 42-45% के बीच में लड़ाई है, 41-46 हो गया है, ठीक है। जो बच्चे पेड वाले हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं आएंगी, उनको मैंने यहाँ पर मैं मर मर के एकदम याद करवा दिया था कि जनरल डायर नहीं था, जनरल डायर तो अपने आप मरा था, माइकल ओ ड्वेयर को मारा था उन्होंने। याद कराया था कि नहीं कराया था मैंने आप लोगों को, एकदम इंटरेस्टिंग वे में और रिवाइज करवा करवा के याद करवा दिया था पेड क्लास के अंदर में। तो माइकल ओ ड्वेयर, ठीक है,
इनको मारा था। जनरल डायर तो अपने आप मर गया था 1926 के अंदर में, टाई टाइप फिश बोल गया था वो, ठीक है। यहां पर मैं माइकल ओ ड्वेयर को 1940 के अंदर में मारा था सरदार उधम सिंह ने। क्यों मारा था उन्होंने? ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं, चलो मार के आएंगे उनको, नहीं। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ आप लोगों को, टेंशन ना लो आप लोग, आपको पूरा बताता हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है। कहानी यहां से शुरू होती आपकी, वैसे तो इससे भी पहले से शुरू होती है रॉलेक्ट एक्ट से, लेकिन यहां से मान लो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जालियनवाला बाग के अंदर में लोग इकट्ठा थे, उनके ऊपर में जनरल डायर ने धुआंधार गोलियां चला दी। जनरल डायर ने, काफी सारे लोग मारे गए, ठीक है, निहत्थे लोग थे, जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया। गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने, गोलियां चलाई थी। लेकिन उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो था माइकल ओ ड्वेयर। अब आपको बताता हूं क्या हुई घटना, सुनो ध्यान से सुनो तुम लोग, ठीक है। और कभी मिल जाए ना ये माइकल ओ ड्वेयर और जनरल डायर ऊपर में जाकर सिगरेट पीते हुए, तो एक एक चंपाट बजा के आना उन दोनों की, बोलना ये क्या हरकत थी तुम लोगों की। हुआ क्या, माइकल ओ ड्वेयर ने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन के नाम से। एक हंटर कमीशन आपका 1882 का था, वो अलग है शिक्षा को लेकर, यह अलग हंटर कमीशन है। इसने क्या किया, इसने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी, बोले गोलियां चलाई नहीं गई, गोलियां चली नहीं, जनरल डायर की कोई गलती नहीं। अरे तो क्या वो इतने सारे लोगों ने अपने आप को गोली मार ली यहां पर में, ढाए ढाए हम लोग मर रहे करके? किसने मारा फिर? पगला गए हो क्या? किसने मारा फिर उनको? मतलब सबको तुमने क्लीन चिट दे दी, व्हाइट वॉश कर दिया तुम लोगों ने उनका, ठीक है। किसने मारा फिर? और ये साला, ये कौन था? ये माइकल ओ ड्वेयर था, ये इसके पीछे, ये इसका दिमाग था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना उनका, पंजाब का उस समय का, इसने जनरल डायर को भगाया था। अगर ये नहीं जाने देता तो आज वो वहां पर में हम उसको सजा दे सकते थे, यहां पर में उसको माइकल ओ ड्वेयर ने भगाया था उसको। तो उधम सिंह जो कि 1919 के अंदर में एक छोटे से बच्चा था, ठीक है, 21 सालों तक अपने मन के अंदर में उन्होंने गुस्सा रखा इस चीज का, 21 सालों तक। और फाइनली 1940 के अंदर में लंदन में जाकर उन्होंने उसको मार दिया, माइकल ओ ड्वेयर को, ठीक है, मार दिया इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो माइकल ओ ड्वेयर को मारा था 1940 के अंदर में। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था पता है आप लोगों को? सरदार उधम सिंह ने राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है, उन्होंने अपना नाम बताया था सरदार उधम सिंह ने। किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग यहाँ पर में कमेंट के अंदर में। और एक बार लाइक का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन भी दबा देंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और कमेंट में सभी लोगों को आंसर लिखना है, बताओ जल्दी से, किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। ईयर बता सकते हो आप लोग? चलो कमेंट करके बताओ ईयर, कौन सा ईयर था ये, आप लोगों को बताना है ईयर। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग कहोगे मुझे लिखकर कि सर एक लेक्चर और लगाना करके इसका ऐसे ही वाला, पॉलिटी का भी सर ऐसा ही लगाना लेक्चर आपका पूरा, तो मैं वो भी लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोगों का यहाँ पर में जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से हम लोग आगे में काम करेंगे। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर में हुआ था बारदोली सत्याग्रह? गुजरात में। इसके नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 के अंदर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने लिख दिया है। जिन लोगों ने लिख दिया कमेंट बॉक्स में उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका टाई ब्रेकर क्वेश्चन हो सकता है। असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ठीक है, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर में स्टार्ट हुआ, बिहार में भी स्टार्ट हुआ था। बिहार में जो किसान लोग थे उनका नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर में। बिहार के अंदर में जो किसान लोग हैं उनका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो किसानों का नेतृत्व करने का श्रेय किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर में आप लोगों का असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद को दिया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसानों का नेतृत्व, किसानों को जिन्होंने संगठित किया था, कब? असहयोग आंदोलन के समय में। अरे वो राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण आंदोलन वाले भाई, चंपारण आंदोलन के समय के है वो, ठीक है, चंपारण आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? 1920 की बात कर रहा हूं मैं, तो स्वामी विद्यानंद जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। कितना % लोगों ने सही आंसर दिया वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर में।
आपका केवल 16% लोगों ने सही आंसर दिया था। बट अब याद रखना आप लोग, स्वामी विद्यानंद जी जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, बिहार में असहयोग आंदोलन, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पर मैं ध्यान से देखेंगे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो बिहार कांग्रेस ने, ठीक है, देखो बिहार कांग्रेस ने 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 के अंदर में क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। 1920 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 के अंदर में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार कांग्रेस के, इंडियन कांग्रेस के नहीं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन बिहार के अंदर में पारित हुआ। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। राजेंद्र प्रसाद ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या किया था, जो है बोला कि कोई प्रस्ताव लेकर आओ। तो शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, इन्होंने और धरणीधर प्रसाद, इन दोनों ने क्या किया, एक प्रस्ताव लेकर आए। मतलब एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक प्रस्ताव लेकर आए कि हम एक प्रस्ताव लेकर आते कि असहयोग आंदोलन जो है उसको पास कर दिया जाए बिहार कांग्रेस के द्वारा, और उसको पास कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, किसने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था बिहार असहयोग आंदोलन के लिए? शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद। 1920 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक और चीज याद रखना, असहयोग आंदोलन के समय में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जो है चांसलर कौन बने थे? चांसलर या फिर आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर में प्रिंसिपल टाइप के जो बने थे बिहार विद्यापीठ के। आज भी बिहार विद्यापीठ पटना के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना के अंदर में। तो मजहर उल हक, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजहर उल हक जो है यहाँ पर में उसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सदाकत, ठीक है, आश्रम, सदाकत आश्रम आज भी है। कितने लोग गए हैं पटना के अंदर में सदाकत आश्रम के अंदर में? सदाकत आश्रम पटना में है, ये भी किसने स्थापित किया था? पटना में, ठीक है, सदाकत आश्रम मजहर उल हक ने। ये बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम के अंदर में ही लोकेटेड है, सदाकत आश्रम के अंदर में। चलिए, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने विजिट किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में। किसने की थी? मजहर उल हक ने, मौलाना मजहर उल हक ने, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मौलाना मजहर उल हक को, ठीक है, इन्होंने की थी। और गांधी जी खुद आए थे यहाँ पर में इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो हम लोग जो देख रहे थे फ्रेंड्स कि बिहार में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, असहयोग आंदोलन के समय में। अब मैं आप लोगों से कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है। चलिए, नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर दिया उसको मान जाएंगे, और मेरे को आंसर आप लोगों का करेक्ट वो भी चाहिए, ठीक है। देखो पीहू यहाँ पर मैं बोल रहे हैं आपके कि भाई 3,500 क्रॉस करने जल्दी जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि 3200 के पास में हम लोग, और जो है हम लोग 3000 के लाइक्स के भी बहुत ज्यादा पास में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्ष तक कार्य किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में टोटल कितना, लोग यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को मैंने ढूंढा इस क्वेश्चन को, मुझे लगा कि ये बच्चों को तो जरूर दिखाना चाहिए, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं कि क्यों। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका है ऑप्शन नंबर बी आपका। 12 साल तक उन्होंने काम किया है, ठीक है, 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है। ऐसे कैसे सर, हाउ इज इट पॉसिबल? राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 ही साल का होता है, तो 12 साल कैसे हो गए? मैं बताता हूं ना बच्चों, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनो। रीजन ये है कि 1950 से लेकर 1952 तक जो ये राष्ट्रपति बने थे उनको संसद ने नहीं चुना था, उनको चुना था किसने? संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में। किसने चुना था? संविधान सभा ने, ठीक है। 1951 से 52 तक का। वापस से फिर 1952 से, ठीक है, 1957 तक उनको संसद ने चुना पहली बार राष्ट्रपति, ठीक है। और 1957 से लेकर 1962 तक उनको दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया।
याद रखना है आप लोगों ने। तो ये 10 साल और ये 2 साल, तो टोटल आप लोगों के 12 साल हो जाते हैं। पहले 2 साल क्यों ऐसा रहा? क्योंकि भारत में अभी अभी संविधान लागू हुआ था, संसद नहीं थी हमारे पास में, चुनाव नहीं हुए थे। तो जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, पहली फुर्सत के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। ये लॉजिक है इसका, पहली बार के लिए था ये सिर्फ, क्योंकि पहली बार है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है फ्रेंड्स क्या किया था 1906 के अंदर में, आपको पता है बिहार जो है बिहार स्टूडेंट परिषद है उसकी स्थापना की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके। राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1920 के अंदर में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। चलो 12 साल तक इन्होंने काम किया। अच्छा एक चीज और है, 1942 में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है, कि आप लोग जो है जितने भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, जो भी है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम के ऊपर में दानिश शेख DANISHSHEIKH दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। या फिर फ्रेंड टीचिंग परीक्षा, ठीक है, ध्यान से देखना, लोगो देखना आप लोग ध्यान से, टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। DANISHSHEIKH, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा की स्पेलिंग भी सही से लिखना आप लोग। नाउ तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बांकीपुर जेल के अंदर में इनको क्या किया था? ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के पेन का कलर जो है वो यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ। 1942 के अंदर में आप लोगों को याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जो है बांकीपुर जेल के अंदर में उनको क्या किया गया था? बांकीपुर जेल के अंदर में उनको अरेस्ट किया गया था, ये याद रखना है, उनको रखा गया था जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। बांकीपुर जेल के अंदर में इनको रखा गया था। अच्छा, हजारीबाग जेल के अंदर में किसको रखा गया था पता है आप लोगों को? हजारीबाग जेल के अंदर में कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल के अंदर में रखा गया था, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये दिख रहा है कि एक बार प्लीज मेरे को कंफर्म कर देंगे, ठीक है। जेपी, ठीक है, नारायण, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल के अंदर में रखा गया था। हजारीबाग वैसे अब झारखंड के अंदर में, लेकिन याद रख लेना आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। बांकीपुर, ठीक है, पटना के अंदर में किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस में से हजारीबाग जेल के अंदर में जयप्रकाश, वैसे आपको एक चीज बताओ, आपको एक राज की बात बताओ आपको, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फुर्र हो गए थे, भाग गए थे, ठीक है। और उन्होंने फिर नेपाल में जाकर आजाद दस्ता बनाया था, वो भी आपको आगे में बताऊंगा मैं, ठीक है। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, बिल्कुल एकदम मूवी स्टाइल के अंदर में, टेनन टेनन भाग गए, ओके, अपने साथियों के साथ में। और नेपाल में जाकर आजाद दस्ता एक बनाया था। तो आजाद दस्ता किसने बनाया था? जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। नेपाल में जाके बनाया उन्होंने, भाग गए, भागते 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 नेपाल पहुंच गए, ओके। और वहां पर में जाकर जो है उन्होंने क्या किया, हाँ, दिवाली के समय में, दिवाली के दिन वो भागे थे वहां से, हजारीबाग जेल से। तो उन्होंने नेपाल में जाकर आजाद दस्ता नामक एक संस्था बनाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। आगे में वो भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। तो बांकीपुर जेल के अंदर में राजेंद्र प्रसाद जो है वो उनको रखा गया था आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है आत्मकथा। वाह, सिंपल सी बात है भाई, ये होता है। राजेंद्र प्रसाद को भगवान जो है स्वर्ग के अंदर में, मतलब जो भी उनको अप्सरा या नटराज, जो भी पेंसिल उनको चाहिए वो दे दे उनको, मतलब भावनाएं आप समझ गए होंगे मेरे को, आई थिंक, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, कितना सिंपल सा नाम है, आत्मकथा, टेंशन ही नहीं भाई कि याद करने का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपको बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियनवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, ठीक है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियनवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये हुआ था आपका ठीक है 13 अप्रैल 1919 को। उससे जस्ट पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था आप लोगों का, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मार्च 1919 के बाद में हमने अप्रैल में 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह किया था, रॉलेट सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह आयोजित किया था 6 अप्रैल को। और फिर उसके बाद में जो है कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि
रॉलेट एक्ट उससे पहले हुआ था। बाकी कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब बात की बात है। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ गए। यहाँ पर मैं 3273 लोग देख रहे, जल्दी से 3500 कर देंगे। यहाँ पर मैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ना आप लोग, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे सेशंस लेकर आता रहूंगा। बंगाल के विभाजन के समय आपको बताना है कि बंगाल का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। और ये पेड वाले बच्चों को मैंने याद कराया था और बार बार प्रैक्टिस भी कराई है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत सारे पॉइंट जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं टॉपिक वाइज आप लोगों को, वहां पर मैं पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनका डबल फायदा होगा यहाँ पर। मैं दीपक ज्ञान जो है ना, यहाँ पर मैं ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान की बात करने के लिए मैं उनको घर भेज देता हूँ एक बार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड जी। तो उनको ज्ञान की बातें करने के लिए उनको घर पे भेज दिया गया है। ओके, वो टीचर को सिखा रहे हैं कि टीचर को कैसे कराना चाहिए। ठीक है, जब मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर मैं क्लास के अंदर में, तो क्लास का कंट्रोल मेरे पास में है, मेरे हाथ में। भगवान करे कि तुम जब टीचर बनो तो तुम्हारे ही जैसे स्टूडेंट तुमको मिले। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है फ्रेंड्स ये एंड्रयू फ्रेजर था। ये याद रखना है आप लोगों ने, एंड्रयूज फ्रेजर। वैसे अगर भारत का वायसराय कौन था, अगर ये वो क्वेश्चन बोला जाए आप लोगों से, वायसराय, ठीक है, भारत का वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ये भारत के वायसराय थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जो बंगाल संभाल रहा था, केवल और केवल बंगाल, तो एंड्रयू फ्रेजर था। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर में। तो एंड्रयू फ्रेजर जो है आप लोगों का 1903 से लेकर 1908 के बीच में बंगाल के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है आपका उसका प्रशासक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन को किसने रद्द कर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 3300 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 3100 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। बताइए यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बताओ बंगाल का पार्टीशन जो है किसने रद्द कर दिया था। लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, किसने कर दिया था यहाँ पर में बंगाल का पार्टीशन रद्द। तो बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया था फ्रेंड्स लॉर्ड हर्डिंग ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड हर्डिंग ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा किया, 1905 के अंदर में। 1911 के अंदर में घोषणा की गई लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा। ठीक है, उन्होंने जॉर्ज 5 को बुलाया था दिल्ली दरबार में, और इन्हीं के कहने पर जो जॉर्ज 5 थे, जॉर्ज पंचम, उन्होंने दिल्ली दरबार से घोषणा की कि बंगाल के विभाजन को खत्म किया जा रहा है। और फाइनली जो है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन जो है वो विधिवत रूप से खत्म कर दिया गया। घोषणा 1911 में हुई थी, 1912 में 1 अप्रैल 1912 को खत्म कर दिया गया। ओके, तो लॉर्ड हर्डिंग। एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी पेड कोर्स के अंदर में भी, याद होगा बच्चों को, जैसे कुछ लोग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मैं कि कुछ पेड वाले बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी लिख रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने जब बात की थी वहां पर मैं गेटवे ऑफ इंडिया की, तो मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली दरबार जो भराया गया था आप लोगों का 1911 के अंदर में, तो जॉर्ज 5 भारत आए थे, जॉर्ज 5। ठीक है, जॉर्ज 5। और जॉर्ज 5 जो है आप लोगों के, जॉर्ज 5 इनके आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेट वे ऑफ इंडिया, कहां पर में गेटवे ऑफ इंडिया बता सकते हैं आप लोग। गेटवे ऑफ इंडिया ये जॉर्ज 5 के आने की खुशी में बनाया गया था, उनके स्मारक के रूप में। कहां पर में है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड हर्डिंग जो थे उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, मुंबई के अंदर में आज। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अरे याद है ना, वही आपके रूठे हुए फूफा जी, याद करो। मैंने आप लोगों से उनकी चुगली की थी अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों को बताया था कि वो पहले मान नहीं रहे थे, फिर बड़ी मान मनोबल की गई फूफा जी टाइप हम लोगों ने उनकी, और उनसे कहा मान जाओ यार कैसा कर रहे हो। फिर बाद में इतना ज्यादा मान गए, इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए, जैसे कि दानिश सर की क्लास देख रहे थे यहाँ पर मैं पहले, यार मोटिवेशन नहीं आ रहा सर पढ़ने का, दानिश सर की क्लास देखी और एकदम से मोटिवेट हो गए। अब बोले सर अब तो मैं बीपीएससी की एग्जाम दूंगा, डायरेक्टली मैं कलेक्टर बनूंगा सर, टीचर उचर भी छोड़ो। ठीक है, इतना मोटिवेट हो गए। तो यहाँ पर मैं चित्तरंजन दास, इन्होंने जो है फ्रेंड्स नागपुर सेशन के अंदर में खुद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चित्तरंजन दास, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नागपुर सेशन के अंदर में इन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जबकि कलकत्ता सेशन जो हुआ था स्पेशल वाला सितंबर में, उसमें मानने को तैयार नहीं थे वो। ठीक है,
ये भी याद रखेंगे। और बाद में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, उसके बाद में और नाराज कि भाई वापस क्यों ले लिया, अब तो मैं मान गया था ना 1922 में जब वापस ले लिया, तो नाराज इसलिए हो गए कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, और इस वजह से जो है उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी, चित्तरंजन दास। उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाई गई है, लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई थी, सिरिल रेडक्लिफ ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, या फिर लॉरेंस ने, किसने बनाई थी? तो आंसर जो है 60% लोगों ने यहां पर में दिया है रेडक्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ जो है फ्रेंड्स, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का सीमांकन किया था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो रेडक्लिफ लाइन है आप लोगों की, इसका प्रकाशन पता है कब हुआ था? आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान 15 अगस्त को आजाद तो हो गए, बंटवारा भी हो गया, ठीक है, 15 अगस्त को, बट यही नहीं पता था कि पाकिस्तान कहां से कहां तक है और भारत कहां से कहां तक है। मतलब आप सोचिए कि कितनी हड़बड़ी में भारत को आजादी दी गई। 15 अगस्त को पता ही नहीं कहां तक की बॉर्डर भारत की है, कहां तक की बॉर्डर पाकिस्तान की है। 17 अगस्त 1947 को वो प्रकाशित हुआ, रेडक्लिफ का जो प्लान था, बॉर्डर थी, बाउंड्री, ठीक है, वो 17 अगस्त को प्रकाशित की भाई लोगों ने। पता ही नहीं उन लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो रेड क्लिफ, इसी वजह से फ्रेंड्स इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि सर रेड क्लिफ जो थे उन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया था, या फिर उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, कौन सा पाकिस्तान में रहेगा। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। देखिए काफी सारे एग्जाम में आ भी चुका है और आगे में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था? ये बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जिसके समय में वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग बन गया था आप लोगों का? वंदे मातरम शीर्षक गीत बन गया था राष्ट्रीय आंदोलन का। तो सभी लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, ठीक है, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के समय में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय में। जी अच्छा, आंसर दिख रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आंसर देखकर लगा दो एक बार, एक आध क्वेश्चन का चलता है आप लोगों का, तो कोई बात नहीं। तो ये समझ लो आप लोग, बंगाल का विभाजन, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बंगाल का पार्टीशन जो हुआ आपका 1905 के अंदर में, ठीक है, उसके विरोध में हमने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। स्वदेशी कि हम लोग सारी की सारी चीजें जो है स्वदेशी यूज करेंगे, अंग्रेजों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के समय में और बंगाल पार्टीशन के विरोध में वंदे मातरम आंदोलन जो, वंदे मातरम का जो नारा है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। बंगाल पार्टीशन के समय में ही पहली बार हमने स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार, ये पहली बार हम लोगों ने किया था ऐसा, इस बड़े लेवल के ऊपर में। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर आप लोगों का जो है यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर में सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र, बिहार में आजादी के पहले 3 बार सेशन हुए, 3 टाइम्स, और आपको तीनों के तीनों पता होने चाहिए, ठीक है, तीनों के तीनों आप लोगों को पता होने चाहिए। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था और कौन से साल में? ईयर भी बता दो, अब इतना खर्चा हो गया मालिक तो ईयर भी बता ही दो आप लोग, ठीक है, कमेंट करके। देखिए बिहार में पहला कांग्रेस का जो सेशन था फ्रेंड्स वो आप लोगों को याद रखना है, पटना के अंदर में, बांकीपुर के अंदर में आयोजित किया गया था, ये याद रखेंगे आप लोग। और यहां पर में ये आपका 27वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है, 27वें नंबर का। ओके, रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे, रंगनाथ माधोलकर, आर माधोलकर उनको बोला जाता है, पहले अध्यक्ष, ठीक है, 1912 के अंदर में कांग्रेस का बिहार के अंदर में पहला सेशन पटना में। 1922 में कांग्रेस का बिहार के अंदर में दूसरा अधिवेशन हुआ था, 38वां अधिवेशन गया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1922 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ठीक है, गया में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये आप लोग लिखोगे कमेंट करके, सभी लोगों ने कमेंट में ये लिखना है। मैं चाहता हूं आप लोग लिखो, क्योंकि आप लोग जब लिखोगे ना फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में तो आपको याद होगा। सभी लोगों ने लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है, चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है,
ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और 1940 के अंदर में 53rd अधिवेशन हुआ था आपका रामगढ़ में। वैसे रामगढ़ आज झारखंड में, उस समय में बिहार में हुआ करता था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। और आपको बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे फिर। ठीक है, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार वो अध्यक्ष थे, क्योंकि बीच में कोई सेशन हुआ ही नहीं कांग्रेस का, इसी वजह से। ओके, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था? खिलाफत दिवस आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। तुर्की के जो सुल्तान थे, तुर्की एक देश पता है ना आपको, तुर्की देश है। तुर्की के सुल्तान, उनको खलीफा कहा जाता था, उनका अपमान हो रहा था। और पूरे दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके लिए धार्मिक नेता थे खलीफा। तो खलीफा का अपमान हो रहा है, मतलब मुस्लिम लोगों के नेता का अपमान हो रहा है। तो उस अपमान के खिलाफ भारत में अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान का जो अपमान हो रहा है उसको रोकने के लिए किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक खिलाफत दिवस मनाया गया, और वो खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। सभी लोग लिख दो, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखेंगे सारे के सारे लोग, 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं खिलाफत डे इस दिन मनाया गया था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, पता है आपको इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था? ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था? कोई बता सकता है कमेंट करके मेरे को? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी को अध्यक्ष चुना गया। बट यहां पर में ये आंदोलन तो मुस्लिम लोगों का था, तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे वहां पर में? तो महात्मा गांधी अपना समर्थन दर्शाने के लिए गए थे कि मेरा भी समर्थन है इस आंदोलन को। और उससे एक इंसान को मिर्ची लगी। ठीक है, उन्होंने गाना शुरू कर दिया यहां पर में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कौन था वो व्यक्ति जिसको गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने से दिक्कत थी? ठीक है, वो व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उनको मिर्ची लगी। गांधी जी ने भी बोला कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं करके, जा लगती रहे तो लगती रहे। ठीक है, तो यहां पर में एमके गांधी, याद रखना, अध्यक्ष थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के, चुने गए, और इससे मिर्ची लगी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, नाउ आगे में बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक जो चला, ठीक है, उस प्रस्ताव को कौन से सेशन में पारित किया गया था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया यहां पर में। असहयोग आंदोलन कौन से सेशन के अंदर में पारित हुआ था? और जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेगा सॉल्व। ठीक है, बताइए, आंसर लगाना है और कमेंट में भी आंसर करते रहना है आप लोगों ने। तो असहयोग आंदोलन को नागपुर सेशन के अंदर में फाइनली पास किया गया था। नागपुर सेशन में मैंने आपको बताया कि इसको प्रस्तावित किसने किया था। ये प्रस्ताव जो है किसने लेकर आए थे? चित्तरंजन दास ने, वही हमारे फूफा जी जो पहले नाराज थे, चित्तरंजन दास। ये याद रखेंगे आप लोग, चित्तरंजन दास इसको लेकर आए थे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग बोलोगे मुझे तो मैं और भी इसके सेशंस, नेशनल मूवमेंट के प्लस आपके जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उनके सारे सेशंस मैं आपको करवा दूंगा। बस मुझे बता देना कि क्या क्या चाहिए, कमेंट करके आप लोग, वो मैं सारे सेशन करवा दूंगा आपको। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। भारत में प्रथम जनगणना कौन से समय काल में हुई थी? और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप लोगों की यूपी पीसीएस की एग्जाम हुई, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी पूछ ले। सभी के सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ना फ्रेंड्स, 3350 लोग, तो 3500 आराम से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो एक साथ सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, शेयर जरूर कर देना आप लोगों ने, लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, सारे सेशंस आपके अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में, सारे सेशंस अवेलेबल है। आप टीचिंग परीक्षा के ऊपर में उसको बिल्कुल देख सकते हो। जी, तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, तो यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो जनगणना हुई थी, ये आप लोगों की कौन से साल के अंदर में हुई थी? भारत के अंदर में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई, ये तो आपको बता दिया, बट साल कौन सा था? वो था फ्रेंड्स आपका 1872।
1872 के अंदर में पहली बार जनगणना हुई थी, बट वो पूरी जनगणना नहीं थी। ठीक है, पहली बार जो पूरी जनगणना हुई थी वो आप लोगों की लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, 1881 में, 1881 के अंदर में। बट फिर भी हम इसको पहली जनगणना इसी को मानते हैं, फर्स्ट वाली इसी को मानते हैं, पहली वाली इसी को मानते हैं। इसके हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी, ये बताओ मुझे। इसके अनुसार 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, बताइए। 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अगर इसको फर्स्ट माना जाए तो 2011 की जो जनगणना थी आप लोगों की वो 15th नंबर की थी, 15वें नंबर की। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर मैं बोलूं कि 2011 की जनगणना आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से नंबर की थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की, तो आजादी के बाद की ये आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी, 7th नंबर की। ओवरऑल 15वें नंबर की, आजादी के बाद में 7वें नंबर की। अब जो जनगणना होंगी वो 16वें नंबर की होंगी ओवरऑल, और आजादी के बाद में 8वें नंबर की होंगी। सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, सभी के सभी लोग कमेंट में लिख देंगे, सारे के सारे लोग, ये जितना भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि लॉर्ड मेयो के समय में 1872 के अंदर में पहली बार जनगणना हुई थी, बट वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट फिर भी हम उसको पहली जनगणना मानते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार 1881 के अंदर में पूर्ण रूपेण जनगणना हुई। ठीक है, बट पहली जनगणना 1872 को ही माना जाता है। तो आप लोगों की जो उसके हिसाब से गिनेंगे तो 15वें नंबर की, और आजादी के बाद में 7वें नंबर की जनगणना। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे जिन्होंने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था? बोला था कि इतने कम लोग हैं ये कि दिखते भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों का दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ठीक है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। यहां पर मैं आप देखिए भाई, जिसके समय में कांग्रेस बनी थी, लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में, उसी ने मजाक उड़ाया यहाँ पर में हमारा। उसी के समय में तो बनी थी, लॉर्ड डफरिन के समय में, है ना, तो उसी ने मजाक भी उड़ाया। ये याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था उन्होंने, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बोला जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बोला है, भारतीय होनी चाहिए वो, तो जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों का गलत है, क्योंकि भाई एनी बेजेंट पहली महिला थी, बट वो भारतीय नहीं थी, भारतीय नहीं थी वो। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, ये याद रखना है आप लोगों ने, सरोजनी नायडू। आपसे फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इंग्लिश के अंदर में आप लोगों से अलग पूछा है, मैं इंग्लिश में थोड़ा कर देता हूँ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, हिंदी के अंदर में सही था, इंग्लिश के अंदर में वो मैंने कर दिया है आप लोगों का, तो डोंट वरी। ठीक है, बस समझ जाना आप लोग कि यहाँ पर मैं भारतीय पूछा है आप लोगों से। तो अगर केवल महिला पूछता तो केवल महिला एनी बेजेंट थी 1916 में, कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन के अंदर में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कलकत्ता सेशन के अंदर में एनी बेजेंट। लेकिन 1925 के अंदर में कानपुर सेशन के अंदर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा। और अगर केवल महिला बोला जाए तो 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेजेंट। दोनों लिखो आप लोग, आपको जगह, साल और नाम दोनों महिलाओं के लिखने हैं। ठीक है, वैसे एक महिला और थी, अगर आप लोग जानना चाहो तो मुझे बताना, आप लोग हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे कितने लोग जानना चाहते हैं। एक महिला और थी, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो 1925 में कानपुर के अंदर में सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इनका नाम था नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1933 के अंदर में कलकत्ता सेशन के अंदर में ये अध्यक्षा बनी थी। तो थर्ड महिला थी ये, थर्ड वुमेन और सेकंड इंडियन वुमेन। तो तीन महिलाएं जो है वो आजादी के पहले अध्यक्षा बनी है, तीन महिलाएं।
एनी बेजेंट, सरोजनी नायडू, नीली सेन गुप्ता। ठीक है, नीली सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता सेशन के अंदर में बनी थी अध्यक्ष, ये भी आप लोगों को याद रखना है, नीली सेन गुप्ता। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां पर में हुआ था? मुस्लिम लीग का, देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। ठीक है, 1906 में। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ढाका के अंदर में। ढाका, जिसको डेक्का भी इस तरीके से भी लिखा जाता है, ढाका बोलो डेक्का बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ढाका या डेक्का के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। बट इसका जो पहला सेशन था वो कहाँ पर में हुआ था? पहला सेशन कराची में हुआ था 1907 में, फर्स्ट वाला सेशन कराची में। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन था एक, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर मैं इस चीज़ को समझाऊंगा वो आंसर कर देगा। 1906 में उसकी स्थापना हुई थी ढाका में, बट उसका पहला सेशन जो है वो 1907 में कराची के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग। स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम लिख लो आप लोग, आगा खान। ठीक है, आगा खान, सलीमुल्लाह और आगा खान, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1906 में। पहला सेशन इसका 1907 में कराची के अंदर में आयोजित किया गया था। सभी लोग कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर्स करते रहोगे तो आप लोगों को वो चीज़ याद होती जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, चलिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार आप लोगों ने कब इस्तेमाल किया था बताइए? स्वदेशी और बहिष्कार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्वदेशी और बहिष्कार का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो स्वदेशी और बहिष्कार ये पहली बार हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 के अंदर में, उसके विरोध में किया था हम लोगों ने, स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने लोगों का सही था ये क्वेश्चन? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ सर सही था, और कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे। सभी लोगों ने आंसर्स करते रहना है, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहेंगे। बट जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन्हीं को जो है वो मिलने वाला है टेस्ट आप लोगों की। ठीक है, टेस्ट की लिंक तो लाइव आप लोगों ने देखना है पूरा का पूरा अच्छे से। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? 1907 के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना कहीं ना कहीं अधिवेशन करती थी, कहीं ना कहीं उनका सेशन चलता रहता था। 1907 में ये लोग मिले, बट यहां पर में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो धड़े थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, गरम। अब नरम दल और गरम दल के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया। गरम दल वालों को नरम दल वालों पे भरोसा नहीं था और नरम दल वालों को गरम दल वालों पे भरोसा नहीं था। दोनों चाहते थे कि उनके पसंद का अध्यक्ष चुना जाए, बट नरम दल वाले लोग जीत गए। नरम दल का अध्यक्ष चुन लिया गया, रास बिहारी घोष। ठीक है, तो ये अध्यक्ष, ये जो 1907 का विभाजन था ये हुआ था सूरत में, ताप्ती नदी के किनारे के ऊपर में, सूरत में। तो सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के नाम से आप लोग इसको जानते हो, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 1907 में सूरत का सेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे पता है आप लोगों को? कौन चुने गए थे ये भी याद रखना है आप लोगों ने। जो नरम दल के जो लोग थे उन्होंने रास बिहारी घोष को यहाँ खड़ा किया और रास बिहारी घोष जीत गए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने लाला लाजपत राय को खड़ा किया था, बट लाला लाजपत राय हार गए। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो देर से ही सही, बट लाला लाजपत राय एक बार अध्यक्ष बने थे 1900, आप लोगों को याद होगा कि भाई 1920 में कलकत्ता सेशन के अंदर में आप लोगों के, है ना। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, ठीक है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया? देखिए यहां पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स आप लोगों के। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, फिफ्टी 9% लोगों ने आंसर कर दिया है। आपको बताया था कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को। तो महात्मा गांधी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद हो गया आप लोगों को अभी हमेशा के लिए? ठीक है, अब कभी भी आ जाएगा, याद रखोगे। और किसको मिर्ची लगी थी? ठीक है, जिसने विरोध किया था कि भाई यहाँ पर में हमारे अंगने में गांधी जी का क्या काम है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। और ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है आप लोगों का। जो खिलाफत डे है वो कब मनाया गया था? आंसर कर सकते हो आप लोग। खिलाफत डे, खिलाफत डे कब मनाया गया था? खिलाफत दिवस, खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन बनाया गया था आप लोगों का 1900, ठीक है, 19 के अंदर में।
और कौन से अक्टूबर को? 7 अक्टूबर को। ये भी याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था। ऐसी कौन सी घटना थी जो 16 अक्टूबर 1905 को घटी थी? बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़िए और फिर अच्छे से आंसर कीजिए। बहुत ही फेमस डेट है 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। कुछ तो बड़ा हुआ था इस दिन, और क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो अस्तित्व में आया था। बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया गया था। तो 61% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। तो बंगाल का पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को अस्तित्व के अंदर में आया था, और इसी दिन जो है वो पूरे बंगाल के अंदर में रक्षाबंधन मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी थी, ताकि सिंबॉलिक तौर पर यह दिखाया जा सके कि हम लोग एक है, चाहे अंग्रेज हमें कितना भी बांटने की कोशिश कर ले, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन आया था, मतलब बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के डेटाबेस में ये क्वेश्चन है। वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907? मैडम कामा ने 1907 में एक बार तिरंगा फहराया था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस तरीके का तिरंगा नहीं था जैसा आज है, बट सिंबॉलिक तौर पर भारत का झंडा पहली बार विदेशी जमीन पर फहराया गया, पहली बार। तो पहली बार विदेशी जमीन के ऊपर में जो झंडा फहराया गया था वो था आपका स्टटगार्ड, ठीक है। जर्मनी में एक आपकी स्टुटगार्ट या स्टटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी में, ठीक है, वहां पर में इसको फहराया गया था। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, यहाँ पर मैं आप इसका एक पोर्ट्रेट देख सकते हो, उसके ऊपर में भी वंदे मातरम लिखा गया है, क्योंकि वंदे मातरम उस समय में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार और बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन में वंदे मातरम बहुत बड़ा एक नारा बन गया था आपका, ठीक है। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट के अंदर में पहली बार विदेशी जमीन के ऊपर में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था भारत का, ठीक है। उस समय में वहां पर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो वहां ये झंडा लेकर गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नाउ फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष बना? तो ये भी बता दीजिए जल्दी से। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि भाई आपका जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा जब दिया 1939 में, तो उनके बाद में पार्टी का अध्यक्ष किसको चुना गया? एक्चुअली घटना यूं हुई थी कि 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे, ठीक है, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने, बट फिर भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। तो काफी सारे लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया कि तुमने गांधी जी के ना कहने के बावजूद भी अध्यक्ष पद कैसे स्वीकार कर लिया। तो सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा, बोले जाओ तुम गांधी जी की पिपुड़ी बजाओ, मैं जा रहा त्यागपत्र देकर। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उनके बाद में पार्टी का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो यहां पर मैं याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जो है उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था 1939 के अंदर में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी सारे एग्जाम में आ चुका है, ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो 1939 के अंदर में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस पद से त्यागपत्र देने के बाद में पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3475 लाइक्स भी हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। ऐसे ही आप लोग जो है लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं आपको कि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन जिन भी लोगों को नहीं मिलता है, वो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है DANISH इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, या फिर जो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग्स ध्यान से देख लेना दोनों इसकी, और दोनों में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कौन सा वाला जो है कार्यक्रम प्रारंभ किए? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 1905 की बात हो रही है आप लोगों की, ठीक है, 1905 की बात है। तो बाइकआउट किया गया, स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। नॉन कॉपरेशन जो है असहयोग, ये तो 1920 में हुआ था ना आप लोगों का, तो इसको तो काट दो आप लोग, 3 को। नॉन कॉपरेशन को तो काटा जा सकता है यहाँ पर में, तो जहां जहां 3 है उसको एलिमिनेट करो। 3 है एलिमिनेट, 3 है एलिमिनेट, 3 है एलिमिनेट। आंसर हो गया आप लोगों का? बिल्कुल
आपका आंसर पहुंच गया यहाँ पर मैं आप डी पे, कितना आसानी से पहुंच गए। राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा के ऊपर में भी बल दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। जब असहयोग हम लोग बहिष्कार कर रहे थे, स्वदेशी चीज को बढ़ावा दे रहे थे, तो स्वदेशी एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और इसी के तहत नेशनल कॉलेज, इसको बंगाल नेशनल कॉलेज भी कहा जाता है। देखो ध्यान से समझना आप लोग, बंगाल नेशनल कॉलेज भी बोलते हैं इसको, बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज। इसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो बने थे अरबिंदो घोष, ठीक है, अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज या नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए। यहाँ पर मैं 3500 से भी ज्यादा, 3550 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं बातों बातों में। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, भारतीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया था। स्वदेशी और बाइकॉट जो है वो बंगाल विभाजन के बाद आए थे। नॉन कॉपरेशन 1920 में स्टार्ट हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 1907 के अंदर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जहां सूरत में बंटवारा हो गया था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आप लोगों को याद रखना है कि, ठीक है, रास बिहारी घोष। लिखो सभी लोग पूरा नाम लिखेंगे, मेरे को अभी के अभी आप लोगों से नाम लिखकर चाहिए। 1907 में सेशन कहा हुआ था? पहली बात 1907 में सेशन हुआ था आप लोगों का सूरत के अंदर में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे के ऊपर में स्थित है। इसमें जो है फ्रेंड्स कांग्रेस में बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। नरम दल के जो नेता थे रास बिहारी घोष, वो अध्यक्ष चुन लिए गए थे। रास बिहारी घोष, सभी लोग लिखेंगे रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष। और कौन हारे थे? लाला लाजपत राय, वो चुनाव हार गए थे। लाला लाजपत राय वो गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। नाउ फ्रेंड्स यहां पर मैं आप देख सकते हो मॉडरेट रास बिहारी घोष जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया मान जाएंगे उसको भाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? ठीक है, नहीं की गई थी, ये बताना है आप लोगों ने। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसी को आप लोग जो है वो ऑल इंडिया हरिजन संघ के नाम से भी जानते हो, या हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, हरिजन सेवा संघ गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में नटाल कांग्रेस गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सेवाग्राम आश्रम वर्धा के अंदर में है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर में सेवाग्राम आश्रम आज भी है, और वहां पर में एक बहुत बड़ा दवाखाना भी है आपका, एक हॉस्पिटल है सेवाग्राम, ठीक है। तो ये भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। बट ये जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये किसने स्थापित की थी ये बता दीजिए आप लोग। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों में से कितने लोग बता पाते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये याद करना है आप लोगों ने, अंग्रेजों को ये बताने के लिए कि कैसे नीची जाति, सो कॉल्ड नीची जाति के लोगों को जो है अलग थलग रखा गया है भारतीय समाज में। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी इसकी। ये आप लोग सभी लोग लिख देंगे, सभी के सभी लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बहिष्कृत हितकर्णी सभा लिखना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा लिखिए। देख रहा हूं मैं यहाँ पर में कि कितने लोग आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर में लिख रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा? कौन सा वाला नहीं फाउंड किया है बोला है ना, तो ये वाला गांधी जी ने नहीं फाउंड किया था आप लोगों का, तो नॉट बोला है। देखो यहाँ पर मैं नॉट फाउंडेड बोला है, तो आंसर क्या होगा? कितना % लोगों ने आंसर किया था, ठीक है, इसका सही वाला। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड्स, ओनली 4। ये मत करना 1 2 3 मत करना, ठीक है। वैसे दिया नहीं है ऑप्शन में, लेकिन करके मत आना अगर दिया भी होता तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में स्टार्ट किया था। ये आप लोगों ने एक नई चीज सीख ली यहाँ पर में। भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना था? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा था, इस वजह से मैंने करवा दिया आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है। भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना था? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बता दूं, बिहार राज्य जो है इसकी घोषणा हुई थी 22 मार्च को। जो गैजेट प्रकाशित हुआ था 22 मार्च
1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को ये गैजेट प्रकाशित हुआ कि भाई बिहार को हम अलग राज्य बनाएंगे। बट ये लागू कब हुआ था पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है मुझे? जो पेड वाले बच्चे वो तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी क्योंकि याद करवा दिया है आप लोगों को कि भाई लागू कब हुआ था ये चीज। तो बिहार एक्चुअल में आप लोगों को पता है कब बना था? बिहार बना था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को। ये याद रखना है आप लोगों ने, आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1912 को बना था। तो फिर बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाते सर? तो भाई बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन इसकी घोषणा हुई थी। जो राजपत्र है भारत सरकार का उसमें इसको प्रकाशित किया गया था कि बिहार को अलग राज्य बनाने का निर्णय ले लिया गया है, ठीक है, गैजेट में प्रकाशित हुआ था। इसी वजह से 2010 से पहले नहीं मनाते थे बिहार दिवस, बड़े बड़े लेवल के ऊपर में 2010 को पहला बिहार दिवस मनाया गया था आपका, मतलब बड़े लेवल पे मनाया गया। 2010 से सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई बिहार में 22 मार्च को। तो 22 मार्च जो है आप लोगों का बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन घोषणा हुई थी, अदरवाइज 1 अप्रैल 1912 को बना था बिहार वैसे आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार, अरे यार चलो कोई नहीं, बता दो, बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने के ऊपर में कब मनाया गया? आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। बड़े पैमाने के ऊपर में कब मनाया गया बिहार दिवस? देखिए फ्रेंड्स, बहुत हम लोग जो है यहाँ पर में क्लोज है हमारे सेशन के, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, और सारे लोग जो है पूरा का पूरा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग सारे के सारे आंसर्स कर रहे होंगे, और जो टेस्ट है आपकी उसमें भी आप लोग आउट ऑफ नंबर लेकर आओगे, ठीक है। जो बच्चे लाइव देख रहे हो उन लोगों के लिए रहेगा। और मैं फिर से बता दूं कि आप लोग दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बिहार दिवस पहली बार कब मनाया गया था बड़े पैमाने के ऊपर में? 2010 के अंदर में मनाया गया था बड़े पैमाने के ऊपर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है बिहार के अंदर में 22 मार्च को। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है वो भी अभी आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए, बाकी लागू हुआ था 1 अप्रैल को। गांधी जी जो है जब दांडी मार्च निकाल रहे थे, गांधी जी ने दांडी मार्च कौन से साल निकाली थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 के अंदर में निकाली थी फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता है। तो आपको बताना है कि गांधी जी जब दांडी मार्च निकाले थे तो गांधी जी के साथ में, ठीक है, कौन से विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ में थे? देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, ठीक है, साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती में जो उनका आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम उसको बोलते थे, उस आश्रम से गांधी जी ने एक यात्रा निकाली जिसमें उन्होंने अपने 78 साथियों को चुना जो उनके साथ में गए थे, ठीक है। ये जो यात्रा थी ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 तक चलती रही है यात्रा। तो गांधी जी की इस यात्रा के अंदर में कौन थे जो उनके साथ में थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन थे जो उनके साथ में थे दांडी मार्च के समय में। तो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये है वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, ये याद रखना है आप लोगों ने, वेब मिलर, अमेरिका के पत्रकार थे वेब मिलर। लुई फिशर जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ में थे, लुई फिशर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ में थे लुई फिशर, और दांडी यात्रा के समय में गांधी जी के साथ में थे वेब मिलर। दोनों लिख दो आप सभी लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों ने कमेंट में लिख देना है। क्या बात है, 3734 लाइक्स हो चुके हैं, क्या पता शायद से 4000 लाइक हो जाए हमारा सेशन खत्म होते होते भी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम रूल लीग, आपको पता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि होम रूल लीग जो है आप लोगों का, ठीक है, 1916 में 2 होम रूल लीग बनाई गई थी 1916 में, ठीक है। एक बनाई गई थी आप लोगों का लोकमान्य तिलक के द्वारा, और एक एनी बेजेंट के द्वारा, ठीक है, एनी बेजेंट के द्वारा। वैसे बिहार में भी एक होम रूल लीग बनी थी, होम रूल लीग बिहार के अंदर में। तो बिहार में जो होम रूल लीग बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, बिहार में जो होम रूल लीग बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए बिहार में। तो देखिए फ्रेंड्स, बांकीपुर जो है पटना बिहार के अंदर में, वहां पर में आप लोगों का होम रूल लीग के लिए बैठक की गई, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को। और मौलाना मजहर उल हक ये जो है इसके अध्यक्ष चुने गए, मौलाना मजहर उल हक, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो होम रूल लीग बिहार के अंदर में बनी थी बांकीपुर पटना के अंदर में 1916 में, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 में।
कौन अध्यक्ष थे इसके? मजहर उल हक। ये वही मजहर उल हक है जो के बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर बने थे। बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर बने थे। सदाकत आश्रम इन्होंने स्टार्ट किया था। सदाकत आश्रम भी इन्होंने स्टार्ट किया था पटना के अंदर में। चलो, मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट थे सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? किसको वो मिर्ची लगी थी? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, किसको मिर्ची लगी थी? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें आप लोगों की कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो यहाँ पर मैं आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। जितने भी लोगों ने वन आंसर लगाया या ए आंसर लगाया वो सारे के सारे गलत है। मोहम्मद अली अलग है और मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी आलोचना की थी, ना कि मोहम्मद अली ने। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए, कृष्णा जायसवाल जी जो है हमारे यहाँ पर में, इनको नींद आ रही है, तो इनका ये मैसेज जो है इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए और बीपीएससी के चेयरमैन तक पहुँचा दिया जाए इनका, कि इनको पढ़ते समय नींद आती है तो बच्चों को पढ़ाते समय भी इनको नींद आएंगी। तो कृष्णा जायसवाल जी, अगर बीपीएससी के चेयरमैन तक कोई मैसेज पहुंचा सके कृष्णा जायसवाल जी का, कि वो ऑनलाइन जो है सारे बच्चों को भी डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लिख के चुपचाप से घर पे सो सकते थे वो, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट किया, मतलब बच्चों को भी डिमोटिवेट करेंगे अपने पढ़ाते समय जब वो टीचर बन जाएंगे। तो ये मैसेज बीपीएससी के चेयरमैन तक या फिर नीतीश कुमार तक पहुंचा सकते, तो कोई मोदी जी तक भी पहुंचा दो उनका मैसेज कि उनको नींद आ रही है करके, क्योंकि वो खुद से तो सो नहीं रहे, वो वहां ऑनलाइन लिख रहे ताकि बाकी के बच्चे भी सो जाए मस्त पैकी एक नंबर। ठीक है, मस्त पैकी सो जाए बच्चे, तो वो उनका मस्त है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला काम है उनका। ठीक है, कमाल करते हैं यार लोग भी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मैं इंसान रात भर नहीं सोया, आपको पढ़ा रहा है और उनको पढ़ने में नींद आ रही है, तो और उनको जॉब भी चाहिए, और दूसरे लोग रहते हैं कि सर आप लाइक एंड शेयर क्यों बोलते हैं? मतलब टीचर तो कटोरा लेके आ जाए सड़क पे जो आपको पढ़ा रहा है और आप लोगों की जॉब लग जाए। ठीक है, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ यार, बेसिक सा। मतलब आपके लिए मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये क्या बात हो गई यहाँ पर में? ऐसे भी लोग रहते, भांति भांति के लोग देखे मैंने आप लोगों के यहाँ पर में। मतलब सच में लिटरली ऐसा रहता है कि टीचर कटोरा लेके आ जाए, वो भीख मांगे और हमारी बढ़िया से जॉब लग जाए। ठीक है, तो ये भी लोग रहते हैं ऐसे वाले। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल? हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? तो पहली बात तो हजारीबाग जेल के अंदर में रखा किसको गया था, ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, हजारीबाग जेल के अंदर में यहाँ पर में आप लोगों का जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, और जयप्रकाश नारायण जो है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि हजारीबाग जेल से जो है वो एस्केप हो गए थे। ठीक है, लोक नारायण जयप्रकाश, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो है आजाद दस्ता एक बनाया था नेपाल में। आजाद दस्ता, दस्ता कब बनाया था उन्होंने? वही क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है ये, 1942 की। बांकीपुर जेल पटना के अंदर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है आप लोगों का, उसके समय में ही जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल के अंदर में रखा गया था आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल के अंदर में रखा गया था पटना में। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, भागने के बाद में दिवाली के समय में वो भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, तो देखिए यहां पर में हम लोग बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये आपका एग्जाम के अंदर में आ चुका है एक्चुअल में क्वेश्चन ये आप लोगों का, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर कौन थे बिहार के। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, जिनको सत्येंद्र
प्रसन्न सिंह भी बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है, इनको बिहार और उड़ीसा जो प्रांत था ना, ठीक है, उसका पहला भारतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। मैं आपको बता दूं, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है, ये आपके वायसराय की काउंसिल के अंदर में भारतीय मेंबर भी बने थे पहली बार 1909 में। तो पहला भारतीय मेंबर जो 1909 में भारत के जो वायसराय थे उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब उनका छोटा सा मंत्रिमंडल, उसमें भी शामिल हुए थे ये। और याद करा दूं आपको कि 1920 के अंदर में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया, और ये पहले भारतीय गवर्नर बन गए थे बिहार के, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1920 में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को, बिहार और उड़ीसा प्रांत का। ये भी याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप देख सकते हो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं लिखो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार और उड़ीसा प्रांत के, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर। 3864 हो चुके हैं लाइक्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? कौन थे जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजा था? तो राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे भारत के समाज सुधारक है। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, भारतीय समाज सुधारक का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। तो इनको लंदन किसने भेजा था अपने दूत के रूप में? कौन सा मुगल सम्राट थे वो? तो वो आंसर होगा अकबर द सेकंड, ये याद रखेंगे। अकबर द ग्रेट नहीं, पहले वाले अकबर नहीं, अकबर द सेकंड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर द सेकंड जो थे, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को जो है वो उन्होंने लंदन भेजा था, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी सेटअप आश्रम ऑन बैंक्स ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद इज नोन एज। महात्मा गांधी का जो आश्रम था अहमदाबाद में साबरमती के पास में, उसको किस नाम से जाना जाता था? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, सत्याग्रह आश्रम। तो जितने भी लोग यहाँ पर मैं साबरमती आश्रम लगा रहे हैं उन सभी लोगों का गलत है। उसको क्या कहते थे आप लोग? सत्याग्रह आश्रम कहते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में, आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि जो है आपका आजाद दस्ता, ठीक है, कौन से आंदोलन के समय में बनाया गया था? बताइए, आजाद दस्ता कौन से समय में, कौन से एक्टिविटी के समय में बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? क्या आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो, ठीक है, आजाद दस्ते के बारे में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आजाद दस्ता आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने इसको बनाया था, और नेपाल के तराई का जो इलाका है, ठीक है, वहां पर मैं इसको बनाया था नेपाल के अंदर में, जब वो भाग गए थे जेल से। कौन सी जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण? ठीक है, हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से वो भागे थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग फ्रेंड्स रिवीजन करते जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कौन से समय में किया था? जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार इस सेशन को जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए मैंने लिटरली मेहनत की है, आपके लिए रात भर जाके आपके लिए बनाया है और मैं पूरा एनर्जी से आप लोगों को दे रहा हूँ पिछले 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय से, पूरा एनर्जी से, तो आप लोग अपने अपने स्टेटस के ऊपर में लगा देंगे।
ठीक है, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे इसको शेयर कर देंगे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लोग जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ पर में। तो आंसर क्या होगा आप यहाँ पर मैं आपका, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मील स्ट्राइक के समय में किया था। ठीक है, एक्चुअली गांधी जी का पहला जो आंदोलन था भारत के अंदर में, वो था फ्रेंड्स 1917 में चंपारण आंदोलन। चंपारण, चंपारण के अंदर में जो किसान आंदोलन था वो था। दूसरा वाला गांधी जी का जो आंदोलन था, ठीक है, वो आपका फरवरी 1918 के अंदर में, फरवरी 1918 के अंदर में अहमदाबाद में था। अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर में क्या हुआ था एक्चुअली, जो मील मजदूर थे उन लोगों को पैसे कम दिए जा रहे थे, उनका बोनस रोक दिया गया था और उनको छुट्टियां भी नहीं दी जा रही थी। तो उनके लिए गांधी जी ने पहली बार जो है वो भूख हड़ताल की थी। ठीक है, भूख हड़ताल की थी। गांधी जी आजकल जितनी भी पत्नियां हैं उनके नेता है, क्योंकि पता है भूख हड़ताल करेंगे तो माननी ही पड़ेगी बात। ठीक है, नहीं तो पता चले पति डर गया, अरे भाई इसका इसका जो हमारा छोटा साला है वो जो है उसके उसकी गैंग है पूरी 15-20 लोगों की, 15-20 दोस्त है उसके, और जो बड़े वाले साले साहब है हमारे, ठीक है, वो जो है पुलिस की जीप चलाते हैं। यार फंस जाऊंगा मैं यहाँ पर मैं जबरदस्ती, तो बेचारा करे क्या? ठीक है, या फिर पता चले कि सारे लोग मेरे को ही बोलेंगे अगर इसको कुछ हुआ, तो बेचारा थक हार के फिर साड़ी दिला देता। गांधी जी का जो तीसरा आंदोलन था फ्रेंड, थर्ड वाला जो आंदोलन था, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसी समय में मार्च में हुआ था 1918 के अंदर में। उसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से आप लोग जानते हो, खेड़ा। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का जो इस्तेमाल है वो इस समय में किया था, फरवरी 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको पता है गांधी जी ने पहली बार हिंदू और जो मुस्लिम यूनिटी के लिए फास्ट कब रखा था आपका? हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है, 1924 के अंदर में, 1924 के अंदर में गांधी जी ने पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए फास्ट रखा था। उन्होंने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने जो है उपवास किया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या है, यूनिटी आ जाए। अक्टूबर 1924 की बात है ये, अक्टूबर 1924 की बात है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से साल में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उपवास किया था? 1924 में ही गांधी जी एक बार, केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव सेशन में। तो गांधी जी 1924 में बेलगांव सेशन में अध्यक्ष भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़े, मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों की कोर्स के अंदर में भी चल रही है। ठीक है, आप लोगों के कोर्सेज जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ गया ये प्राइस अप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपका 7611-101-101 पे कॉल करके, या फिर 9697-888-444 पे कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए सिंपली आप लोग गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर में तो ऑटोमेटिकली आप लोग कर लोगे सारी की सारी चीजें, सब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा वहां पर में, ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों ने 3900 से भी ज्यादा जो है वो लाइक्स कर दी है। जितना आप लोगों ने प्यार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आप लोग यहाँ पर में अपना प्यार बरसा रहे हो। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर में, ठीक है, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस सेशन के अंदर में, जितना मैं कर सकता था पूरी की पूरी जो अंदर में थी, कि नींद ना होने के बावजूद भी जो एनर्जी लाई जा सकती थी जिस भी तरीके से, वो मैंने यहाँ पर में की है। आप लोग बोलोगे एक सेशन और चाहिए इसका, ठीक है, वो भी और एक सेशन कराएंगे हम लोग इसके ऊपर में। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग कहोगे। 4000 हो गए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों की जो टेस्ट है, जिन बच्चों ने लाइव देखा है पूरा का पूरा लेक्चर, उन लोगों के लिए टेस्ट जो है आप लोगों की कहां पर में मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, और वो केवल 1 घंटे के लिए ओपन रहेंगी, 1 घंटे के लिए, केवल 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये जिन बच्चों ने दिया है, ये पूरा का पूरा लेक्चर देखा है, वही लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, कहां पर में जाना है आप लोगों ने, आप लोग क्या करोगे जी, जस्ट अ सेकेंड जी। चलिए,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए आप लोग, यहाँ पर में जो बिहार का जो आपका जो कोर्स है, ठीक है, बिहार पीआरटी का एक कोर्स है आप लोगों का, वहाँ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। वहाँ पर में आप लोगों को जो है एक फोल्डर मिलेगा, बिहार पीआरटी वाले कोर्स में जाना है, ऐप के अंदर में आप लोगों ने, ऐप में, ठीक है, बिहार के कोर्स में। वहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को मिलेगा एक चीज, और उसके सामने लिखा होगा वाईटी बाय, ठीक है, दानिश सर, ये आपको मिलेगा, वो फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर में जाना है आप लोगों ने। उस फोल्डर के अंदर में आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ठीक है, वो भी मिल जाएंगी, और जो टेस्ट है आप लोगों की वो केवल 1 घंटे तक ही ओपन रहेंगी, ओनली फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए वो ओपन रहेंगी टेस्ट आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों ने लाइव देखा इस सेशन को, वो लोग जो है इस सेशन को लाइव वहां पर में जाकर कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है, ठीक है, 1 घंटे के लिए ऐप के ऊपर में जस्ट आप 5 मिनट के बाद में, जैसे ही सेशन खत्म होता है 5 मिनट के बाद में आप जाओगे, ठीक है। बिहार पीआरटी का जो आपका कोर्स है, ठीक है, बिहार पीआरटी का टेस्ट है, बिहार पीआरटी का फोल्डर है आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक फोल्डर आपको मिलेगा बाय दानिश सर, ठीक है। ऊपर में ही रख दूंगा मैं, सबसे ऊपर में कर दूंगा उसको, उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी आप लोगों को। पहले टेस्ट मिलेंगी, फिर बाद में पीडीएफ भी डाल दूंगा उसके अंदर में, लेकिन टेस्ट जो है केवल 1 घंटे तक ओपन रहेंगी आप लोगों की, ठीक है, मतलब फ्री रहेंगी टेस्ट 1 घंटे तक आप लोगों की, ताकि जो बच्चों ने लाइव देखा है वो लोग जो है उनका ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जो बच्चे लाइव देखेंगे उनको मैं यहाँ पर मैं स्पेशल दूंगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोगों को। सर हम लोगों को नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा, उसमें चले जाइए, फ्री है, ठीक है, फ्री है, टेस्ट फ्री रहेगा आपका, उसमें जाके आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। टेस्ट का टाइम जस्ट अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही मैं बंद करूंगा लेक्चर उसके 5 मिनट बाद से 1 घंटे तक ओपन रहेगा वो, जैसे है वैसे उसके। बस ऐप क्या है सर? अरे ऐप क्या है? ये टीचिंग परीक्षा का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आप लोगों ने, टीचिंग परीक्षा ऐप, उसके ऊपर में मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको कर सकते हो। मैं अभी डाल रहा हूँ जस्ट, वहां पर मैं एक्चुअली इसलिए क्योंकि वहां पर मैं आप लोग टेस्ट को सिस्टमेटिक तरीके से दे सकते हो, एनालिसिस, आपकी रैंकिंग वगैरह सारी बन जाती है, ठीक है, रादर देन लिंक वाले से, इसी वजह से वहां पर मैं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके चलिए, तो 1 घंटे के अंदर में आप लोग वहां पर में जाकर टेस्ट इसको दे सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए, ठीक है। जी हाँ, ओनली बिहार वाले लोग जो है वो जो आपका एग्जाम है वो दे सकते हैं, आपकी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी टेस्ट तो सभी लोग दे सकते हैं क्योंकि फ्री है, तो आप लोग जाके दे सकते हो। यहाँ पर में प्ले लिस्ट जो है वो आप लोगों की बनी हुई है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोग देखोगे, आप लोगों को मिल जाएगा उसके ऊपर में, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। और बाय द वे थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने जो है सेशन स्टार्ट होने के पहले ही 1000 से ज़्यादा लाइक्स कर दिए थे, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ज़्यादा प्यार के लिए आप लोगों के। और ऐसे ही जो है फ्रेंड्स बाय म्यूचुअली अगर हम लोगों का प्यार रहा, हम लोग जो है आप लोगों का भी, आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते रहोगे, मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।